नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स के टॉप 20 क्वेश्चंस को। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो या तो पिछले कॉलेज लेक्चर के एग्जाम में आए हैं, या फिर फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आए हैं, या फिर सेकेंड ग्रेड के एग्जाम में आए। तो आज हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस टाइप से एक क्वेश्चन दूसरे से रिलेटेड है और इन क्वेश्चनों को आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे याद रख सकते हो, कैसे इनको सोल्व करोगे। तो पूरी सारी चीज इसको समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दो बल 3p और 2p का परिणामी r है। दो बल दे रखे हैं जिनका परिणामी कितना है, r है, और दोनों बल कौन से हैं, 3p और 2p। यदि पहले बल 3p को दुगना कर दिया जाए तो परिणामी दुगना हो जाता है। तो इनका मान लो परिणामी r है, और अगर हम पहले बल यानी 3p को दुगना कर दें तो परिणामी भी क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है। ये प्रश्न में दे रखा है। तो बलों के मध्य कोण होगा। तो दोस्तों, अब हमें बलों के मध्य कोण यानी कि एल्फा ज्ञात करना है और उस एल्फा के बारे में बताना है कि उस एल्फा का मान क्या होगा। तो दोस्तों, मैं आपको पहले मानक सूत्र बता देता हूं कि अगर आपको कोई दो बल P और Q दे रखे हैं तो जिनके बीच का कोण अगर एल्फा है तो उनके परिणामी का जो सूत्र दिया जाता है वो सूत्र दिया जाता है आर स्क्वायर बराबर से दिया जाता है। और आर स्क्वायर में लिखा जाता है आर स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस एल्फा। ये सूत्र होता है। अब इसमें आपको दो चीजें दी है, दो स्थितियां दी हैं। पहली स्थिति में क्या दे रखा है कि जो परिणामी है वो परिणामी r 3p और 2p का है, यानी कि आपको r के लिए p और q के मान क्रम से क्या दिए हैं, 3p और 2p दिए हैं, और इनके बीच कोई कोण हमने ले लिया एल्फा। तो हमें r का मान ज्ञात करना होगा। तो r स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3p का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3p गुणा 2p गुणा कोस एल्फा। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो r स्क्वायर की जगह r स्क्वायर, 3p का स्क्वायर हो जाएगा 9p स्क्वायर, 2p का स्क्वायर हो जाएगा 4p स्क्वायर, और 2 गुणा 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 12p स्क्वायर कोस एल्फा। अब इसमें दोस्तों 9p स्क्वायर और 4p स्क्वायर जुड़ रहे हैं तो ये 13p स्क्वायर हो गया, और इनमें कॉमन आ रहा है p स्क्वायर, तो p स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 13 प्लस 12 कोस एल्फा। अब इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 1। ये तो हमारी पहली स्थिति आ गई, जो प्रश्न में दे रखी है वो पहली स्थिति आ गई। अब ऐसे ही हमें दूसरी स्थिति भी करनी है। तो दूसरी स्थिति में क्या दे रखा है कि जो पहला बल है 3p वो दुगना हो जाता है। अब 3p का दुगना कितना होता है, 6p होता है। तो दोस्तों, अब हम यहाँ 3p की जगह 6p लेंगे, और यहाँ जो दूसरा बल है वो 2p लेंगे, और इनका जो परिणामी है वो भी 3p को 6p में बदलने पर परिणामी भी क्या हो जाता है, दुगना। तो परिणामी क्या लेंगे, 2r लेंगे। तो अब यहाँ 2r का स्क्वायर करना पड़ेगा। 2r का स्क्वायर बराबर आएगा 6p का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 6p गुणा 2p कोस एल्फा। अब इसमें हम सरल करेंगे तो यहाँ 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब 6p का स्क्वायर होगा 36p स्क्वायर, और 2p का स्क्वायर होगा 4p स्क्वायर। तो 36 और 4 40p स्क्वायर प्लस 2 गुणा 6p 12p को 2p से गुणा किया 24p स्क्वायर कोस एल्फा। तो यहाँ आ जाएगा 40p स्क्वायर प्लस 24p स्क्वायर कोस एल्फा। अब इसमें p स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 40 प्लस 24 कोस एल्फा। तो ये आपके मान आ गया 4r स्क्वायर का। अब ये देखो समीकरण 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि हमें एल्फा का मान पूछा है, कोण का मान पूछा है। कोण का मान पूछा है तो p और r जो दे रखे हैं उनको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए यहाँ r स्क्वायर में r स्क्वायर का भाग लगेगा, p स्क्वायर में p स्क्वायर का भाग लगेगा, तो ये कट जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, एल्फा बचेगा। तो इसलिए क्या करेंगे,
पहली समीकरण जो है उसमें भाग देंगे दूसरी समीकरण का। तो मैं अगले पेज में भाग दे रहा हूं। तो यहाँ आर स्क्वायर है, उसमें भाग लगेगा 4r स्क्वायर का, और यहां दे रखा था पी स्क्वायर 13 प्लस 12 कोस एल्फा, और बट्टे में दे रखा था पी स्क्वायर 40 प्लस 24 कोस एल्फा। एक बार मैं दोबारा देख लेता हूं, यही दे रखा था क्या? तो देखो 13 प्लस 12 कोस एल्फा बट्टे में 40 प्लस 24 कोस एल्फा, ये दे रखा था, तो ये रख दिया। अब जो कट रहे हैं उनको काटेंगे। यहाँ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट रहा है, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट रहा है, तो इनको काट दिया। यहाँ ऊपर बचा 1 बट्टे में 4 बराबर में 13 प्लस 12 कोस एल्फा, और बट्टे में बचा 40 प्लस 24 कोस एल्फा। अब हम वज्र गुणन कर देंगे, तो यहाँ ये गुणा में आ जाएगा, यहाँ ये गुणा में आ जाएगा, तो आएगा 40 प्लस 24 कोस एल्फा बराबर 4 को 13 से गुणा करते हैं तो 52 प्लस 4 को 12 से गुणा करते हैं तो 48 कोस एल्फा। अब कोस एल्फा वालों को एक तरफ कर देंगे, बिना कोस एल्फा वालों को दूसरी तरफ कर देंगे, तो इस कोस एल्फा इधर आ जाएगा, प्लस का 52 इधर आ जाएगा। तो यहाँ 52 प्लस का इधर आगे 40 में से घटेगा तो 12 बचेगा माइनस का, और ये 24 को एल्फा इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 48 में से 24 गए तो बचे 24 को एल्फा, 40 में से 52 गए तो बचे माइनस का 12। अब 24 का भाग लगेगा तो आएगा -12 बटा 24 कोस एल्फा। अब इसका मान आ जाएगा माइनस का 1/2। अब दोस्तों कोस एल्फा माइनस का कब होता है? कोस एल्फा माइनस का होता है द्वितीय चतुर्थांश में, और द्वितीय चतुर्थांश के लिए जब हम मान याद करते हैं तो कोस के मान 120 डिग्री पर माइनस का 1/2 आता है, तो यहाँ पर एल्फा का मान कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री को हम 2π/3 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं इसका रीजन मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ 120 को 180 के गुणज के रूप में बनाना है, तो हम इसको 3 से गुणा और 3 से भाग करेंगे, तो ये ऊपर 360 बनेगा, और 360 होता है 2π, तो 2π के बट्टे में क्या रह जाएगा? 3 रह जाएगा, तो इसलिए अपना आंसर आ जाएगा 2π/3। तो राइट आंसर आ जाएगा 2π/3, सेकेंड नंबर ऑप्शन। अब ये दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो तो आपको डायरेक्ट ये समीकरण आनी चाहिए, डायरेक्ट ये समीकरण बनानी आनी चाहिए। ये समीकरण आप बनाओगे तो डायरेक्ट इनसे भाग देके सोल्व करोगे तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। कुछ आपको दोस्तों इन टाइप के क्वेश्चनों में मेंटली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तभी आपकी स्पीड बनेगी। अभी मैंने ये सारी समझाने के लिए आपको प्रत्येक लाइन को लिख के बताया है। अगर आपको यही सवाल एग्जाम में मिले तो आपको आधे जो स्टेप है वो खाने होंगे, और उन स्टेपों को आप मेमोरी में करके फिर जो आपको स्टेप लग रहा है कि ये लिखना है वो स्टेप लिखकर फिर उस स्टेपों से आपको सोल्व करना होगा, तभी आपका टाइम बचेगा। वरना कोई भी इलाज नहीं है दोस्तों टाइम बचाने का। एकमात्र यही इलाज है कि आपको मेंटली कैलकुलेशन बढ़ानी होगी। मेंटली कैलकुलेशन आप बढ़ाओगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो इन स्टेपों को आपको हो सकता है यहाँ मैंने 6 स्टेप लिखे हैं, तो आपको इनको मात्र 2 या 3 स्टेप में करना होगा, और अगले में 5-6 स्टेप लिखे हैं तो उनको भी मात्र 2 या 3 स्टेप में करना होगा। तभी आप स्पीड में इम्प्रूवमेंट पाओगे, तभी आप एग्जाम में बढ़िया तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। अब दोस्तों हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बिंदु O पर क्रियाशील 2 बल, एक बिंदु O दिया है जिस पर 2 बल क्रियाशील हैं। एक बल है P और एक बल है Q। 2 बल हैं और इनका परिणामी R है, यानी इनका रिजल्टेंट फोर्स जो है वो R है। अब एक तिर्यक रेखा, तिर्यक का अर्थ होता है तिरछी रेखा, तिरछी रेखा PQR की क्रिया रेखाओं को, जो PQR बल है उनकी क्रिया रेखाओं को क्रमशः ABC पर काट रही है। यानी P बल पर A पर, Q को B पर और R को C पर काट रही है। ये तिर्यक रेखाएं हैं। मैं इसको थोड़ा सही बना लेता हूं।
इन 3 बिंदुओं पर काट रही है, ऐसे तिर्यक रेखा काट रही है। ये ए है, ये बी है और ये सी। तिर्यक रेखा इन तीनों बिंदुओं पर काट रही है। पी को तो ए पर काट रही है, क्यू को बी पर और आर को सी पर। ये प्रश्न में दे रखा है। तो फिर इनमें संबंध दे रखा है कि ओ ए प्लस ओ बी बराबर होगा ओ सी के, पी प्लस क्यू बटे ओ सी बराबर होगा आर बटा ओ ए प्लस ओ बी के, और पी बटा ओ ए माइनस बराबर होगा क्यू बटा ओ ए ओ बी प्लस बराबर आर बटा ओ सी। तो दोस्तों अब ये तिर्यक रेखा दे रखी है दोस्तों। अब हमें क्या करना होगा, अब इनमें तिर्यक रेखाओं के अलावा हमें इस ओ बिंदु से लंब डालना होगा। ओ बिंदु से लंब डालना होगा। अब ओ बिंदु से इस तिर्यक रेखा पर एक लंब डाला, ओके। अब हमें बलों का वियोजन करना होगा दोस्तों। अगर हमें संबंध ज्ञात करना है तो हमें बलों का वियोजन करना होगा। बलों का वियोजन करते हैं। तो बलों का वियोजन हम करेंगे ओके की दिशा में। तो देखो ओके की दिशा में बलों का वियोजन करते हैं तो जो परिणामी है आर, उसका इसके साथ कोण होगा आर ओ के। तो आर कोस आर ओ के बराबर आएगा पी, ये बल पी है, इसका कोण होगा ये पी ए ओ के, ये सॉरी दोस्तों सी ओ के होगा। यहां पर जो दे रखा है परिणामी आर, परिणामी जो आर दे रखा है उस पर जो बिंदु है वो सी है। इसलिए दोस्तों यहां आपके आएगा आर कोस कोण सी ओ के, क्योंकि हम यहाँ पर क्षैतिज घटक ले रहे हैं तो यहाँ पर आर है परिणामी और कोण है सी ओ के, क्योंकि हम ओके की दिशा में घटक कर रहे हैं। तो ओके की दिशा में घटक कर रहे हैं तो हमें ओके की दिशा में कोण लेना होगा। तो यहाँ कोण जो बनेगा वो बनेगा सी ओ और के, तो आर कोस सी ओ के बराबर आएगा। अब पी का करना पड़ेगा। तो देखो पी का जो कोण बनेगा पी कोस, ये ए बिंदु है ए ओ के, पी कोस कोण ए ओ के प्लस क्यू का देखेंगे तो क्यू का आएगा क्यू कोस कोण पी ओ के, पी ओ के। अब इसमें देखो कोस जो होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। लाल बटा कक्का अक्का बटा लाल, आपने सूत्र पढ़ा होगा, उसमें कोस का मान आता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण करेंगे तो आर, अब कोस सी ओ के, तो सी ओ के त्रिभुज की बात करें तो इसमें ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है सॉरी दोस्तों। अब ये 90 डिग्री है तो सामने वाला कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आधार। तो आधार कितना है ओके है, बटा कर्ण कितना है, कर्ण है ओसी, आर गुणा ओके बटा ओसी आ जाएगा। ऐसे ही पी वाले के लिए करेंगे तो पी वाले के लिए आएगा पी गुणा ओके बटा ओ ए, प्लस क्यू वाले के लिए देखेंगे तो ओके बटा ओ बी। अब इन तीनों में ओके आ रहा है तो ओके कट जाएगा, तो यहां बचेगा आर बटा ओ सी, आर बटा ओ सी बराबर आएगा पी बटा ओ ए प्लस क्यू बटा ओ बी। तो ये आपका राइट आंसर है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, पी बटा ओ ए प्लस क्यू बटा ओ बी बराबर आर बटा ओ सी। ये आपका आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। लास्ट की 3 भर्तियों में लगातार इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इससे रिलेटेड कि अगर 2 बल पी क्यू हैं जिनका परिणामी आर है और उन परिणामी आर है और उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है और ए बी सी बिंदु पर काट रही है, तो उनमें क्या संबंध होगा। तो P बटा ओ ए प्लस क्यू बटा ओ बी बराबर आएगा आर बटा ओ सी के। इस टाइप का एक प्रश्न एक संस्कृत शिक्षा विभाग के पेपर में भी पूछा गया है और इस कॉलेज लेक्चर में भी आया है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अब अगला देखते हैं। तो अगला दोस्तों क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर लगे 3 बल, कोई बिंदु है उस पर 3 बल लगे हुए हैं। तो ये बिंदु ले लिया, उस पर 3 बल लगे हुए हैं P, Q और R। तो
अगर ये तीनों बल यदि साम्यावस्था में हो, साम्यावस्था का अर्थ है कि इन बलों के कारण उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो, तब प्रत्येक बल का जो परिमाण है वो शेष दो बलों के मध्य के कोण की ज्या के समानुपाती होता है। तो दोस्तों जो प्रत्येक बल होगा PQR, वो अन्य दो के मध्य जो कोण है P जो है वो QR के मध्य जो कोण है उसकी ज्या के समानुपाती होगा, और Q जो है वो ROP के कोण के मध्य समानुपाती होगा कि ज्या के। और ऐसे ही R जो होगा वो PQ के मध्य कोण के ज्या के समानुपाती होगा। इस टाइप से दोस्तों ये जो कथन है ज्या के समानुपाती वाला, ये कथन है दोस्तों लामी प्रमेय का, और हमें इसमें इस कथन के बारे में पूछा है कि उपरोक्त कथन है, तो ये कथन है लामी प्रमेय का, तो अपना आंसर हो जाएगा लामी प्रमेय। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बिंदु पर बल 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन एक समबाहु त्रिभुज की भुजाओं के समांतर क्रमवार लगे हैं। तो सबसे पहले तो हमें एक त्रिभुज बनाना है। इस त्रिभुज में 3 बल लगे हैं, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन और 3 न्यूटन। अब समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ कोण बनेगा 60, यहाँ बाहर बनेगा 120, और यहाँ से यहाँ बाहर वाला जो कोण बनेगा वो बनेगा 240। ठीक है, तो हम इसमें हमेशा जो दिशा देखते हैं वो वामावर्त दिशा देखते हैं। वामावर्त का अर्थ है एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ हम जो भी कोण की दिशा देखेंगे, ये वाले कोण की दिशा और ये वाले कोण की दिशा, ये हमेशा दिशा देखते हैं वामावर्त। वामावर्त का अर्थ है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इस दिशा में देखते हैं। तो पहला कोण कितना होगा बल का? पहला होगा 0, क्योंकि 1 न्यूटन वाली दिशा में देख रहे हैं। दूसरे का होगा 120, तीसरे का होगा 240। अब इन कोणों के अकॉर्डिंग हमें इनका परिणामी निकालना है। तो हमें परिणामी निकालने के लिए बलों का वियोजन करना पड़ेगा। बलों का वियोजन करने का अर्थ है कि बलों का क्षैतिज घटक को परिणामी के क्षैतिज घटक के बराबर करना है, बलों के ऊर्ध्वाधर घटक को, बलों के ऊर्ध्वाधर घटक को परिणामी के ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर करना है। तो यहाँ हम परिणामी ले लेते हैं R और उसका क्षैतिज घटक लेते हैं, तो उसका कोण ले लेते हैं थीटा। तो R cos थीटा बराबर आएगा, पहला बल है 1 न्यूटन का कोण है 0, तो 1 न्यूटन कोस 0, प्लस दूसरा बल है 2 न्यूटन, तो 2 न्यूटन कोस 120, तीसरा बल है 3 न्यूटन और इसका कोण है 240। ये आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो R cos थीटा बराबर आएगा कोस 0 का मान 1, कोस 120 का मान -1/2, कोस 240 का मान हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका मान भी -1/2 आ जाएगा। तो इसको जब सरल करेंगे तो आएगा -3/2। ऐसे ही हम R sin थीटा करते हैं। R sin थीटा के लिए आ जाएगा 1n sin 0 प्लस 2n sin 120 प्लस 3n sin 240। अब इसको सरल करते हैं, इसका मान हो गया 0, इसका हो गया √3/2, का भी हो गया माइनस का √3/2। तो यहाँ 2 से 2 कट गया, तो √3 में से माइनस √3/2 इंटू 3 घटा, तो ये बचेगा माइनस का √3/2। अब ये दोनों मान आ गए। अब हमें केवल परिणामी निकालना है दोस्तों। परिणामी का कोण नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? परिणामी का परिमाण निकालना है। तो दोनों समीकरणें आई है, इनका वर्ग करके जोड़ देंगे। अगर हमें कोण पूछता तो भाग देते, R sin थीटा में R cos थीटा का तो tan थीटा था, पर यहाँ कोण ना पूछ कर क्या पूछा है? परिमाण पूछा है। परिमाण के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे। समीकरण 1 का वर्ग प्लस समीकरण 2 का वर्ग तो जोड़ेंगे तो यहाँ बनेगा R² cos² थीटा, यहाँ बनेगा R² sin² थीटा। दोनों का जोड़ करेंगे तो R² आ जाएगा, यहाँ जोड़ करेंगे तो 3/2 का स्क्वायर 9/4,
और अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4, 9/4 और 3/4 हो गए 12/4, 4 से 12 कटा 3 बार। अब दोनों तरफ वर्गमूल लिया तो r का मान आ गया अंडर रूट 3 और वो भी न्यूटन में। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अंडर रूट 3 न्यूटन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दे रखा है कि यदि दो बलों P + Q तथा P - Q के बीच का कोण 2α हो, तो सबसे पहले तो हमें जो बल दिए हैं को बनाना है और उनके बीच का कोण रखना है 2α। तो ये मैंने दो बल ले लिए, एक ले लिया P + Q, एक ले लिया P - Q। अब इनका जो बीच का कोण है वो कितना है 2α तथा उनका परिणामी, अब इनका जो दोस्तों परिणामी है उनके मध्य के कोण के अर्धक के साथ थीटा कोण बनाता है। अब दोस्तों इनका अर्धक ये ले लिया, ये अर्धक है यानी इस साइड वाला अल्फा है और इस साइड वाला भी अल्फा है। अब जो इनके मध्य अर्धक है उनके साथ जो उनका परिणामी है वो थीटा कोण बनाता है। तो इस अर्धक के साथ यहाँ थीटा कोण बना रहा है का परिणामी, यानी ये r यहाँ पर कितना कोण बना रहा है थीटा। अब ये थीटा बना रहा है तो ये पूरा अल्फा है तो और ये थीटा है, तो ये वाला कितना होगा अल्फा माइनस थीटा। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये कोण थीटा इस साइड नहीं बनाकर दूसरी साइड बनाएगा। क्यों बनाएगा तो मैं एक बार आपको रीजन बताना चाहूंगा। दोस्तों P + Q बड़ा है या P - Q? ऑब्वियसली P + Q बड़ा है, तो जो परिणामी आएगा वो अर्धक के साथ दूसरी तरफ यानी ऊपर की तरफ थीटा कोण बनाएगा। यानी कि जो परिणामी आएगा वो ऊपर की तरफ यहाँ थीटा कोण बनाएगा, यानी ये वाला थीटा होगा। क्योंकि P + Q बड़ा है तो ये जो परिणामी है वो P + Q की तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा, तो ये आएगा यहाँ R। अब ये थीटा है और ये अल्फा है तो ये पूरा जो कोण होगा वो होगा अल्फा + थीटा और ये वाला कितना होगा अल्फा माइनस थीटा। अब ये जो कोण आ गए, अब हमें इसमें नियम लगाना है लामी प्रमेय का। लामी प्रमेय क्या कहती है कि P + Q जो है उसके बट्टे में जो कोण आएगा वो साइन की ज्या के रूप में आएगा और वो साइन की ज्या के रूप में आएगा और वो कोण होगा P - Q और R के बीच का। तो P - Q और R के बीच का जो कोण है वो कोण है अल्फा + थीटा, तो यहाँ आएगा साइन अल्फा + थीटा। ऐसे ही बात करें P - Q की, तो P - Q ये वाला बल है और इसके बीच इसके जो बट्टे में आएगा साइन की ज्या के रूप में वो कोण आएगा P + Q और R के बीच वाला। तो P + Q और R के बीच जो कोण है वो है अल्फा माइनस थीटा, तो ये आएगा साइन अल्फा माइनस थीटा। अब हम P + Q और P - Q को एक तरफ कर लेंगे तो ये आएगा P + Q बटा P - Q बराबर साइन अल्फा + थीटा बटा साइन अल्फा माइनस थीटा। अब इसमें हम नियम लगा देंगे योगांतर अनुपात का। ये नियम आप जानते हो दोस्तों, योगांतर अनुपात का आपने पीछे की जो क्लासें हैं उनमें पढ़ा होगा योगांतर अनुपात का नियम। इसमें क्या करते हैं कि अंश जो दे रखा है उसमें ऊपर तो हर जोड़ देते हैं, और बट्टे में अंश में से हर घटा देते हैं। ऐसा ही इस साइड करेंगे तो अंश में हर जोड़ेंगे और अंश में से हर घटा देंगे और वो बट्टे में लिख देंगे। अब ये तो बचा 2p, बट्टे में बचा 2q। यहां जब इसको सोल्व करेंगे तो साइन अल्फा + थीटा, इसका सूत्र होता है साइन अल्फा कोस थीटा + कोस अल्फा साइन थीटा, और ऐसे ही इसमें सूत्र है। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये ऊपर बचेगा 2 साइन अल्फा कोस थीटा, बट्टे में बचेगा 2 कोस अल्फा साइन थीटा। अब 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो P/Q का मान आ जाएगा
यहाँ साइन अल्फा बटा कोस अल्फा कितना बन गया, टेन अल्फा। और यहाँ जो साइन है इसके बट्टे में इस कोस को भेज दिया तो ये बन जाएगा टेन थीटा, तो बट्टे में आ जाएगा टेन थीटा। तो P बटा Q का मान आ जाएगा टेन अल्फा बटा टेन थीटा, राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, पांचवा कंप्लीट हो गया, छठा क्वेश्चन। अब छठा क्वेश्चन दोस्तों एक लैंग्वेज का क्वेश्चन है। इसमें टोटल दोस्तों 12 क्वेश्चन आते हैं और उन 12 क्वेश्चनों में से प्रत्येक बार आरपीएससी में एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। इन क्वेश्चनों के जो स्टेटमेंट है वो आपको ध्यान में होने चाहिए। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है 3 समदिश समांतर बल, 3 समान दिशा के समांतर बल PQR त्रिभुज ABC के शीर्षों पर क्रिया कर रहे हैं। तो ये त्रिभुज के शीर्षों पर क्रिया कर रहे हैं, तब उसका परिणामी, तब उनका रिजल्टेंट त्रिभुज के केंद्रक से गुजरता है, त्रिभुज के केंद्रक से गुजरता है। यहां बात हो रही है दोस्तों केंद्रक की। तो केंद्रक से गुजरता है यदि, अब केंद्रक से जब गुजरेगा तब PQR तीनों का मान बराबर होगा, राइट ऑप्शन आएगा ए। अब इन 12 रिजल्ट्स को याद करने का मैं जो आपको सूत्र है वो एक अगले वीडियो में बता दूंगा। तो ये इनका राइट आंसर क्या आएगा, P बराबर Q बराबर R। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है दोस्तों 3 बल PQR क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, CA और AB के अनुदिश क्रियाशील है यदि उनका परिणामी त्रिभुज ABC के केंद्रक से गुजरे, यदि उनका परिणामी त्रिभुज ABC के केंद्रक से गुजरे तो। अब यहां नाम हो रहा है केंद्रक का और बल कैसा कर रहे हैं, कार्य भुजाओं के अनुदिश। और दोस्तों हम भुजाओं के अनुदिश की बात करते हैं तो इसका अर्थ है भुजाओं का योग करते हैं। तो इनमें जो उत्तर आएंगे वो प्लस में आएंगे, किसमें आएंगे, प्लस में। अब यहां बात हो रही है केंद्रक की। अब केंद्रक जो वर्ड है में लास्ट में आता है कै और शुरू में भी क्या आता है कै, और कोसेक ऐसा वर्ड है जिसमें भी शुरू में क्या आता है, कै आता है और लास्ट में भी क्या आता है, कै। तो केंद्रक वाले में जो सूत्र लगेगा वो कोसेक का लगेगा। इसका सूत्र लगेगा कोसेक का। अब कोसेक सूत्र लगेगा और ये भुजाओं की बात हो रही है, इसका अर्थ है योग में आएगा। तो ये सूत्र लगेगा P कोसेक A प्लस Q कोसेक B प्लस R कोसेक। अब दोस्तों हम कोसेक वाले को बट्टे में साइन के रूप में भी लिख सकते हैं। तो P बटा साइन A प्लस Q बटा साइन B प्लस R बटा साइन C बराबर 0। ये अपना आंसर है। तो ये आंसर आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, डी में। तो राइट आंसर आ जाएगा डी। दोस्तों हमने इन 12 सूत्रों की, ये 12 सूत्र हैं, इनकी हमने एक ट्रिक बना रखी है। वो ट्रिक आपको बताएंगे जिसका एक छोटा सा उदाहरण है। यहाँ केंद्रक की बात हो रही है, भुजाओं के योग की बात हो रही है। केंद्रक और भुजाओं की बात हो रही है तो भुजाओं का योग यानी कि सारे सूत्र प्लस में आएंगे, प्लस में आएंगे। अब केंद्रक वर्ड में कै शुरू में आता है, कै लास्ट में आता है, और कोसेक में भी कै शुरू में आता है, कै लास्ट में आता है, इसलिए इसमें कोसेक वाला सूत्र लगेगा। तो P कोसेक A प्लस Q कोसेक B प्लस R कोसेक C बराबर 0। जिसको चेंज कर लिया तो आया P बटा साइन A प्लस Q बटा साइन B प्लस R बटा साइन C बराबर 0। इस टाइप से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा है 3 मीटर, 3, 4, 7 व 9 किलोग्राम भार के बल क्रमवार वर्ग की भुजाओं के अनुदिश लगे हैं। तो इनके परिणामी का परिमाण है। दोस्तों एक आपको ABCD वर्ग दिया है और इसमें बल लग रहे हैं 3, 4, 7 और 9, और इन भुजाओं की लंबाई जो दे रखी है प्रत्येक की वो कितनी है, 3 मीटर। अब हमारे बल जो लग रहे हैं वो बल कितने लग रहे हैं, 3 न्यूटन का, 4 न्यूटन का, 7 न्यूटन का, 9 न्यूटन का, ये बल लग रहे हैं। अब परिणामी का पूछा है तो दोस्तों इनका कोई परिणामी आएगा R, उसकी भी कोई दिशा होगी इस AB से। हमने AB जो पहला बल दिया है, उसी की दिशा में बलों का वियोजन करते हैं। नॉर्मली हमें जो पहला बल दिया होता है उसी की दिशा में बलों का वियोजन करते हैं। तो इससे परिणामी मान लो यहाँ आ रहा है, वो कोण बना रहा है थीटा। तो यहाँ R कोस थीटा का मान आएगा, R कोस थीटा का मान आएगा सबका इस AB की दिशा में घटक।
तो ए बी की दिशा में घटक लेंगे तो 3 ए बी के बल का मान है, और इसका खुद की दिशा में कोण आएगा 0, 3 cos 0 प्लस, अब यहाँ बात करते हैं BC की, तो BC का जो कोण है वो यहाँ बनेगा 90 डिग्री, तो BC का कोण बनेगा 90, तो 4 cos 90। फिर अगला कोण बनेगा 7 का, 7 का 90 में 90 और जुड़ जाएगा, क्योंकि ये 90 से 90 और जुड़ गया, हो जाएगा cos 180। अब फिर 9 वाले का देखते हैं, तो 9 वाले का कोण बनेगा 180 में 90 और जुड़ गया जाएगा, तो 270, 9 cos 270। इससे अब r cos थीटा का मान निकालेंगे। r cos थीटा का मान आएगा cos 0 का 1 इंटू 3 3, cos 90 का 0, cos 180 का -1, तो ये -7 प्लस 9, cos 270 का मान, cos 270 का मान होता है वापस 0, तो ये आ जाएगा -4। इसको नाम देते हैं समीकरण 1। ऐसे निकालेंगे r sin थीटा के लिए, 3 sin 0 प्लस 4 sin 90 प्लस 7 को sin 180 प्लस 9 sin 270। sin 0 का मान 0 होता है, ये 0 हो गया, sin 180 भी 0 हो गया, 4 sin 90, sin 90 का मान होता है 1, और sin 270 का मान होता है, sin 270 होता है क्वाड्रेंट में, लास्ट के में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका मान आ जाता है माइनस का 1, तो 4 में से 9 गए तो कितने बचे, -5, तो ये मान आ गया -4, ये आ गया 4। अब दोस्तों इन दो समीकरणों से हमें परिणामी का परिमाण निकालना है, दोनों का क्या कर देंगे, वर्ग करके जोड़ देंगे, तो समीकरण 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग यानी r² आ जाएगा। r² कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 16 41। अब r निकालना है तो वर्गमूल ले लेंगे, r का मान आ जाएगा वर्गमूल 41 किलोग्राम, ये मान आ जाएगा परिणामी का परिमाण, यानी ऑप्शन सी। इस टाइप से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। अब ये 9वां क्वेश्चन, ये दोस्तों क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि इस टाइप का अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया सवाल है, और अभी जो कॉलेज लेक्चर का एग्जाम था उसमें ये सवाल पूछा गया था। इसको हम देखते हैं। √5 इकाई का एक बल, तो हमें एक बल दे रखा है जिसके का मान कितना है, √5 इकाई। रेखा x - 3/2 x - 3/2 और y -4/-1 ये अनुदिश क्रियाशील है, रेखा के अनुदिश क्रियाशील है, और बिंदु 4 1 के सापेक्ष, एक बिंदु दे रखा है 4 1, इसके सापेक्ष इस बल का zx के अनुदिश आघूर्ण है, तो इसका आघूर्ण पूछा है zx के अनुदिश। तो दोस्तों ये जो बिंदु दे रखा है इससे इस बल की दूरी देखेंगे, और वो भी लंबवत दूरी। ये बिंदु हमने ले लिया दोस्तों P, और यहाँ पर ये ले लिया पॉइंट Q। अब ये लंबवत दूरी देखनी है, यानी इस बिंदु से इस रेखा पर क्या डालना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें आघूर्ण निकालना है, और आघूर्ण के लिए हमें आघूर्ण का सूत्र पता है, F गुणा P होता है। तो बल तो हमें दे रखा है √5, और निकालना क्या पड़ेगा, लंबवत दूरी निकालना पड़ेगी। तो लंबवत दूरी के लिए 4 1 से इस रेखा पर क्या डालना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा। अब 4 1 से जो लंब है वो डालेंगे इस रेखा पर। इस रेखा को पहले तो सामान्य रूप में बदलेंगे, और सामान्य रूप में बदलने के लिए वज्र गुणा करेंगे, तो -1 गुणा x + 3 बराबर आएगा 2y - 8। अब इसको एक तरफ लाएंगे तो बनेगा x + 2y - 11 बराबर 0। अब इस पर बिंदु 4 1 से लंब डालेंगे, तो लंबवत जो दूरी आएगी P, तो 4 1 इनमें रखेंगे तो 4 + 2 गुणा 1 - 11/√, अंडररूट के अंदर x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर, ये मान आ जाएगा 4 + 2 - 11/√5। इससे मान आ जाएगा -5/√5, तो ये मान आ जाएगा -√5, और दूरी हमेशा पॉजिटिव रहती है तो ये आएगा √5।
अब दोस्तों यहाँ मैंने सूत्र लिखा है, ये सूत्र आप सबको आता होगा, अगर नहीं आता तो मैं बता देता हूँ कि अगर ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर 0 रेखा है, उसकी किसी बिंदु ax प्लस by प्लस c बराबर 0 रेखा है, उसकी अगर बिंदु x1 y1 से दूरी ज्ञात करनी है तो इस दूरी का एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? p बराबर होता है ax1 प्लस by1 प्लस c बट्टा अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। इस सूत्र का मैंने यहाँ प्रयोग किया है और इससे p का मान निकाला है अंडर रूट 5। अब p का मान आ गया, f का मान आ गया, ये सारे मान आघूर्ण में रख देंगे। आघूर्ण बराबर है f गुणा p, f का मान है अंडर रूट 5, p का भी है अंडर रूट 5, तो अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से गुणा किया तो आया 5, तो अपना आंसर आ गया 5, राइट ऑप्शन डी। इस टाइप से इस प्रश्न को कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न, दो समदिश समांतर बल P और Q का परिणामी बिंदु O से गुजरता है। यदि P और Q की जगह क्रमशः Q और R बल लगा दिए जाएं तो भी परिणामी उसी बिंदु से गुजरेगा। हमें यह देखना है कि दो समदिश समांतर बल दे रखे हैं P और Q, ये समदिश समांतर बल, इनका परिणामी है R। अब मान लो ये परिणामी R P से दूरी पर है x और इसकी टोटल जो बलों के बीच की दूरी है वो है L। अब ये यहाँ पर P से दूरी x है तो यहाँ Q से दूरी होगी L माइनस x, ठीक है। अब ये कह रहा है कि हम P और Q की जगह बलों को चेंज कर देते हैं, Q और R ले आते हैं, तब भी ये परिणामी R यहीं रहेगा। तो P Q R में संबंध पूछा। तो दोस्तों इस संबंध को निकालने का एक आसान सा तरीका ये है कि जो P है बल गुणा जो दूरी है उसका एक निश्चित मान रहता है, फिक्स वैल्यू रहती है कि बल गुणा दूरी का मान क्या रहता है? फिक्स। तो P गुणा x का मान बराबर आएगा Q गुणा L माइनस एक्स। पहले प्रतिबंध से कि P की दूरी R से x है, Q की L माइनस एक्स है R से, P गुणा x बराबर आएगा Q गुणा L माइनस एक्स। अब इससे हमारे एक चीज मान आएगा Q का मान आ जाएगा P गुणा x बट्टा L माइनस एक्स। इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1। ऐसे ही जब बल चेंज हो गए, इनके लिए समीकरण बनेगी इन दोनों के लिए Q गुणा x बराबर आएगा R गुणा L माइनस एक्स। इससे भी Q की समीकरण बनेगी R गुणा L माइनस एक्स बट्टा x। अब ये समीकरण 1 और 2 है, इनको गुणा कर देंगे ताकि x कट जाए। इनको गुणा करेंगे तो Q स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ बनेगा px बट्टा L माइनस एक्स और R गुणा L माइनस एक्स बट्टा x। तो इससे L माइनस एक्स से L माइनस एक्स कट गया, x से x कट गया, Q स्क्वायर बराबर आ गया PR। और ये एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रतिबंध है P का। तो ये QPR किस में आएंगे? गुणोत्तर श्रेणी में आएंगे। QPR नहीं आएंगे दोस्तों, मैंने गलत कर दिया। आपके गुणोत्तर श्रेणी में जो आएंगे वो आएंगे PQR, क्योंकि क्रम का महत्व है। तो PQR गुणोत्तर श्रेणी में होंगे तभी इसका प्रतिबंध आएगा Q स्क्वायर बराबर PR। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा A, PQR किस में है? गुणोत्तर श्रेणी में। अब इसके बाद अगला ये क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि सरल रेखा में गतिमान किसी कण द्वारा t सेकंड में चली गई दूरी x बराबर 2t क्यूब प्लस माइनस 9t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 6 मीटर हो तो उसका त्वरण कब शून्य होगा? तो ये दूरी दे रखी है, दूरी का एक बार अवकलन करेंगे तो वेग आएगा, तो ये आ जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 12 सॉरी। अब उसका पूछा है कि त्वरण कब शून्य होगा, तो एक बार और अवकलन करेंगे तो ये त्वरण आ जाएगा 12t माइनस 18। अब ये शून्य कब होगा, यानी ये 0 कब होगा? तो t का मान निकालना है। t का मान आ जाएगा 12t का मान, माइनस का 18 इधर आ जाएगा 18, तो t का मान आ जाएगा 18/12।
तो 12 और 18 6 के पाड़े से कट गए, 3/2। दोस्तों 3/2 सेकेंड पर ये क्या हो जाएगा, आपके त्वरण शून्य हो जाएगा। तो t बराबर 3/2 सेकेंड, ये आंसर है।